इसको 302 में फांसी हुई और पॉस्को में आजीवन कारावास की सज़ा इसको सुनाई गई। 201 में 7 वर्ष की और 50,000 रुपये का जुर्माना। एक पिता द्वारा अपनी 8 वर्ष की पुत्री को रेप करके मार के और घर में ही लाश को छुपा देना और आराम से बाहर से आ रहे भोजन को खाना और सो जाना साबित करता है कि बहुत ही एक नृशंस व्यक्ति है। अच्छी पैरवी के बाद इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे कि इस राक्षस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाएगी। बहुत ही अच्छा निर्णय। अपराधियों को, ऐसे राक्षसों को इस समाज में मृत्युदंड ही एक ऐसा अपराध की सज़ा है जो हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय ने दी है। इतना क्रूर व्यक्ति था, इस वजह से उसको जो सज़ा हुई है बहुत सही सज़ा हुई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में अदालत से एक फैसला आया है। ये फैसला दरअसल फांसी का है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये पहली फांसी है और ये अपने आप में जघन्यतम अपराध हुआ। ये बिरला मामला है। इसी को लेकर आज हम बातचीत करने के लिए सरकारी अधिवक्ताओं के पास पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से जानेंगे कि कितने पेज का ये आदेश हुआ है फांसी का और ये अलग क्या है, इस मामले में अलग क्या कुछ रहा। और चूँकि जिस मामले में फांसी हुई है दरअसल एक बेटी के रेप के मामले में पिता आरोपी था और उसकी पत्नी और बेटी ने गवाही दी है। और उसके बाद जो अपर जिला सत्र न्यायाधीश हैं राहुल प्रकाश, उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सरकारी वकीलों से जानते हैं चूँकि उन्होंने इस मामले को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। जानना चाहेंगे आपका नाम और पदनाम। मैं आशुतोष अवस्थी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, सिविल लाइंस, सीतापुर। ये जो विरलतम मामला है इसके बारे में जानना चाहेंगे, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि इस मामले में चूँकि फांसी की सज़ा हुई है, ये अलग कैसे केस था? ये अलग केस इसलिए था क्योंकि एक पिता ने अपनी पुत्री का रेप करके उसको दफना दिया और खुद स्वयं फौती सूचना लेकर के पहुंचा पुलिस स्टेशन। उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो इसके कार्य व्यवहार से पता चला कि पुलिस को डाउट हुआ कि हो ना हो यही व्यक्ति जो है, इसी के द्वारा ये जघन्य अपराध कारित किया गया है। उसके बाद पुलिस ने इसको कड़ाई से पूछताछ की, विचारण शुरू हुआ। विचारण शुरू होने के बाद ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इसलिए हुआ क्योंकि पिता अपने घर का न्यासी होता है और सारे संतान, अपनी पत्नी, इन सबका देखरेख करने का नैसर्गिक उत्तरदायित्व तो उसके कंधे पर होता है और उसी ने अपनी बेटी का रेप करके उसको मार दिया। ये साक्ष्यों से पुष्ट हुआ, इसीलिए उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करके इसको 302 में फांसी हुई और पॉस्को में आजीवन कारावास की सज़ा इसको सुनाई गई। 201 में 7 वर्ष की और 50,000 रुपये का जुर्माना इसको दिया गया। ये विरलतम मामला क्यों बना? आपको लगता है कि ऐसे मामले जिसमें आखिर बच्ची जो पिता ऐसा कृत्य करते, अपने आप में लगता नहीं कि समाज में कितनी गिरावट हुई है, कितना पतन हुआ है? और इस तरीके का आदेश कहीं ना कहीं ऐसे दुराचारियों के लिए कड़ा संदेश देने का काम भी करेगा। ये जो पिता था रामकृपाल, ये आदतन एक हब्सी टाइप का व्यक्ति था। इसकी पत्नी और बेटियों ने बयान में अपने बताया है कि ये पहले भी कई लड़कियों को लेकर भाग चुका है और उसी आदत से मजबूर होकर घटना वाले दिन इसने अपनी 8 वर्ष की पुत्री, जो चप्पल ना होने की वजह से उस दिन विद्यालय जा नहीं पाई थी, बाकी सारे बच्चे विद्यालय गए थे, बड़ी बेटी और माँ विस्मा दवा लेने गई हुई थी। इसने अपने उस हवस का शिकार बनाया उसको, और हवस का शिकार बनाने के पश्चात उसको अपने घर के ही आंगन में बड़े नापदान के गड्ढे में डाल के ऊपर से उसको ढक दिया और ढकने के पश्चात ये सो गया
यानी कि घर पर बेटी को मारने के बाद में वहीं घर में सो गया। पत्नी आती पूछती कहाँ है बेटी, तो बोलता बाहर खेल रही होगी। सबको इसने गुमराह किया। उसके गायब होने की सूचना खुद लिखवाई तहरीर। बाद में उसकी माँ को जानकारी, क्योंकि माँ को पता था कि लड़कियों को लेकर भागने का आदी है, इसलिए सबसे पहले इसकी माँ को संदेह हुआ कि ये कृत्य इन्होंने ही किया है। तब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो इसी व्यक्ति ने अपने घर पे आके तीसरे दिन लाश बरामद कराई। इसकी बेटी ने गवाह बयान दिया है कि मेरे सामने मेरे पिता ने आके मेरी बहन की लाश बरामद कराई। 2 बेटियों ने गवाह दिया। लाश बरामदगी के समय माँ नहीं मौजूद थी मौके पर, लेकिन इसके साले का लड़का एक है शेर बहादुर सिंह, जो फौज में काम करता है, वो भी साथ में मौजूद था जिस समय इसने लाश बरामद कराई। तो एक पिता द्वारा अपनी 8 वर्ष की पुत्री को रेप करके मार के और घर में ही लाश को छुपा देना और आराम से बाहर से आ रहे भोजन को खाना और सो जाना साबित करता है कि बहुत ही एक नृशंस व्यक्ति है। बिल्कुल। नाम भी जानना चाहेंगे? पद? मैं गोविंद मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो कोड संख्या 14। तो देखिए, ये अपराध अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि एक पिता कितना दरिंदा बन जाता है। अपनी 8 साल की मासूम बेटी को हत्या तो करता है, बलात्कार भी करता है और घर में ही उसे गाड़ देता है। उसके बाद आराम से सो जाता है और इस मामले में खुद वो वादी भी होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना जघन्य अपराध करने के बाद कितना निडर रहा होगा। आप लोग कोर्ट में थे जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई, उस समय की प्रतिक्रिया क्या थी? उस समय कोई उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, बिल्कुल निडर खड़ा हुआ था, कोई वो पश्चाताप नहीं था। इस तरह था क्रूर इंसान था, उसने बहुत ही जघन्य घटना कारित की, उसके चेहरे पे कोई भी पछतावा नहीं था। इतना क्रूर व्यक्ति था। इस वजह से उसको जो सज़ा हुई है बहुत सही सज़ा हुई है। सही सज़ा हुई है। क्या नाम है? मैं मोहम्मद इश्तियाक, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो कोड संख्या 14। देखिए, सही सज़ा भी ठहराई जा रही है चूँकि अपने आप में पॉक्सो एक्ट के तहत पहली सज़ा हुई है और जो उसका अपराध है, अपराध सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक बच्ची जिसके लिए सबसे बड़ा उसके अपने माता पिता होते हैं और वही पिता दरिंदा बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माँ है वो उस पति के अपराध को लेकर आगे आती है और उसकी बेटियां भी अपराध को लेकर आगे आती हैं। कहने का मतलब उनके भी बयान होते हैं। तो कितना वो अत्याचार करता होगा घर पर, कितना जुल्म सितम ढाता होगा, तभी तो उसकी अपने खुद की पत्नी, खुद के बच्चे उसके अपराध के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं और आज अदालत उसे फांसी की सज़ा सुनाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे मामलों में फांसी की सज़ा निसंदेह जो लोग बलात्कार या इस प्रकार के जो अपराध करते हैं उनके लिए कड़ा संदेश है। लगता है आपको ये कड़ा संदेश? मैं सुनील शुक्ला, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, पॉक्सो एक्ट 15 नंबर कोर्ट में हूँ मैं इस समय। देखिए, ये संदेश जो समाज की स्थिति है और जो इस प्रकार के राक्षस टाइप के लोग इस समाज में हैं, इनका अंत आज के कानूनी और वैधानिक तरीके से इसी प्रकार हो सकता है। और ये इतना बड़ा संदेश है और इस समय जो वर्तमान सरकार है उसका भी उद्देश्य है कि महिलाओं के मामले में और बहुत बड़े स्तर पर ऊपर से भी सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है और हम लोगों को उसी के निर्देशन में हम लोग भी सारा प्रयास करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों की पैरवी, सरकार की पैरवी, सारे शासकीय अधिवक्ताओं के पैरवी, कुल मिलाकर के जो ये इसका परिणाम आया है इसी वजह से आया है। और जिस वक्त ये विभत्स घटना इस राम कृपाल ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ कारित की थी, इसका जब रिमांड आया था तो मैं उस कोर्ट में ही उस समय एडीजीसी में कार्यरत था। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उस वक्त से ही हम लोगों ने इसकी फांसी जैसे मामले फांसी की मांग की थी। और उस वक्त भी इस व्यक्ति के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई शिकन नहीं था। ऐसा लगता था ये पर्सन हैबिचुअल इस चीज़ का है, कोई 1% शिकन नहीं और ना कोई इसको मलाल था। और इतना शातिराना अंदाज इस व्यक्ति का था कि इसने घटना कारित करी और उसके बाद खुद स्वयं जा कर के गुमशुदगी का मुकदमा लिखा दिया। और ये तो खुला तो तब जब पड़ोस की एक महिला जो अपनी छत पर कुछ अनाज वगैरह फैलाने आई थी, उसने देखा ये उस लड़की के साथ जो पीड़िता जिसकी हत्या कर दी, नाबालिग पीड़िता के साथ में ये घर में मौजूद था। जब पुलिस को उसने बताया तो इसकी सुगबुगाहट से पुलिस ने अपनी कड़ाई से पूछताछ की
तब इसने कन्फेस किया और सारी एविडेंस इतनी मजबूत साक्ष्य इसके अंदर आई जिससे ये साबित हुआ कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे राक्षसों को इस समाज में मृत्युदंड ही एक ऐसा अपराध की सज़ा है जो हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय ने दी है। और इस प्रकार हम ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा संदेश है समाज के। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है। देखिए, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होती है। पुलिस इस मामले को अगर शुरुआती लिंगरान करती तो शायद ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसमें पुलिस कहीं ना कहीं गंभीरता से पूछताछ होती है जब शक शुबा शुरू होती है और उसके बाद ये आरोपी आज यहाँ तक पहुँचता है। ये जानना चाहेंगे कि इस मामले में आपने पढ़ा होगा जजमेंट भी, कुछ ऐसे वर्ड जो जज साहब ने प्रयोग किए हों अपने जजमेंट में। जज साहब ने पूरा अच्छी तरह जब पूरा मुकदमा विवेचना की गई उसके बाद में पुलिस द्वारा निष्पक्ष विवेचना की गई और इसमें चार्जशीट 302, 201 और पॉस्को एक्ट 3/21 में 5/6 में इसमें चार्जशीट दाखिल हुई। और इसमें ये 8 साल की बेटी के साथ रेप हुआ। एक पिता ने अपनी बेटी का रेप किया और उसी को अपने आंगन में उसका शव दफनाया और गाड़ के उसी के ऊपर सामान भी रख दिया। इस तरीके का जघन्य अपराध एक पिता जो पूरे घर का रक्षक कह लीजिए, समाज का एक सबसे बड़ी नींव उसी के हाथ में होती, बच्चों को पूरा परवरिश करना, पूरा सब कुछ करना, उसके बाद भी एक पिता ही अपनी पुत्री का भक्षक बन जाए, ये इससे बड़ा कोई राक्षस हो नहीं सकता। जो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स देखे, जो FSL रिपोर्ट्स वगैरह आई वो सब उसमें पॉजिटिव आई, सारे मेडिकल्स वगैरह उसके पॉजिटिव आए, उसी के आधार पे ये हीनस क्राइम बना और उसमें जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई कोर्ट द्वारा। और इसमें जो विशेष तरीके से पैरवी हमारे जो हम लोगों के मुखिया हैं श्री प्रशांत जी शुक्ला, वो DGC क्रिमिनल हैं, वो पूरे ज़िले के सब देखते हैं और उनका विशेष प्रयास, उनके द्वारा बनाई गई टीम, श्री आशुतोष अवस्थी जी जो ADGC हैं, विशेष लोक अभियोजक हमारे गोविंद जी और इश्तियाक अहमद, इन लोगों के द्वारा विशेष पैरवी की गई और काफ़ी अच्छी पैरवी के बाद इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे कि इस राक्षस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाएगी। बहुत ही अच्छा निर्णय और हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं कोर्ट के इस निर्णय से और काफ़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पे पहुँचे। तो सब पूरी टीम वर्क बहुत अच्छा रहा, पूरी सफलता मिली हम लोगों को। आपका नाम? गौरव मिश्रा, मैं जिला जज के यहाँ सहायक शासकीय अधिवक्ता। तो देखिए कैसे टीम ने इसमें वर्क किया और उसके बाद आज सज़ा तक मामला, वो भी सज़ा ऐसी कि निश्चित तौर पर ऐसे जो अपराधी हैं उनके लिए एक संदेश देने का काम करेगी। ये जानना चाहेंगे कि इस मामले में अहम पहलू आपको साक्ष्य के तौर पर जो पुलिस ने संकलित किए हों, आज यहाँ तक मामला पहुँचा तो लगता है कि 2 साल में ये मामला निर्णय तक पहुँच गया। तो पुलिस की भूमिका की अगर बात करें तो आप कहाँ पाते हैं? पुलिस की भूमिका इसमें बहुत अच्छी रही। नोमेन सिंह सिरोही ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन का एक परिणाम था। वैसे तो लोग ये सोचते कि ये लड़की गायब हो गई है, किसी ने कुछ भी मिसहैपनिंग कर दी होगी, लेकिन यहाँ पर उनकी इस विवेचना का ही परिणाम था कि एक्चुअल एक्यूज जो था वो पकड़ में आया। उसके बाद तुरंत इसका FSL इसका जो सीमन था वो भेजा गया, उसमें भी तेज़ी से पैरवी करके पुलिस ने वो FSL रिपोर्ट उपलब्ध कराई जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसका एक परिणाम है कि हम लोग अच्छी बहस कर सके और इसको, इस दुर्दांत अपराधी को यहाँ तक के मृत्युदंड की सज़ा दिला पाने में सफल हो गए। जी बिल्कुल। तो देखिए पुलिस की जो विवेचना रही वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ रही और आज आरोपी जो अपनी ही बेटी के साथ रेप करता है और उसकी हत्या कर देता है, वो उसको आज फांसी की सज़ा हो पाती है। ऐसे मामलों में पुलिस को इसी तरीके के कार्य करने चाहिए, चूँकि रेप की जब घटनाएं सामने आती हैं तो समाज से जो अपेक्षा की जाती है, इसमें तो परिवार आगे आया था और पुलिस ने इसमें साथ दिया। तो ऐसा लगता नहीं कि आपको ऐसे मामलों में ऐसा ही प्रयास होना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सके? बिल्कुल ऐसा ही प्रयास होना चाहिए। 1 फरवरी को इसकी तहरीर लिखी जाती है, 2 फरवरी को इसकी विवेचना शुरू होती है और 11 फरवरी 9 दिन में, मात्र 9 दिन में इसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। 17 तारीख को चार्जशीट पे संज्ञान ले लिया जाता है और उसी दिन मुलजिम के खिलाफ आरोप पत्र भी प्रेषित कर दिया जाता है, आरोप भी बना दिया जाता है। यानी कि इतनी त्वरित विवेचना इसमें पुलिस द्वारा तो बहुत अच्छी विवेचना की गई
और भविष्य में भी पुलिस ऐसी अगर विवेचना ऐसे जघन्य अपराधों में करेगी तो निश्चित ही ऐसे अपराधों में कमी आएगी। देखिए, आज कहीं ना कहीं ये भी बात उठने लगी है कि यदि पुलिस ऐसे ही विवेचना करे और साक्ष्यों का संकलन करे तो निश्चित तौर पर जो अपराध हैं इस प्रकार के और उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये संभावनाएं कहीं ना कहीं वो सरकारी अधिवक्ता जता रहे हैं जिनकी दलीलों पर, जिनके द्वारा जब कोर्ट में दलीलें दी जाती हैं तो इस प्रकार के मामले सामने आते हैं और इस प्रकार की सज़ा अपने आप में अनूठी सज़ा कही जा रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद सीतापुर में किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई हो। सीता की नगरी है और जहाँ पर लोग देवी को पूजते हैं, यही ललिता देवी का स्थान है और इस प्रकार का कृत्य अपने आप में तमाम सवाल भी खड़े करता है। और उनके विरुद्ध जो न्यायालय से ये आदेश आया है फांसी देने का, ये अपने आप में भी उनके लिए भी कहीं न कहीं एक कड़ा संदेश है कि सुधर जाइए ब्रह्मचारियों, नहीं इसी प्रकार की सजाएं आपको आने वाले समय में भी सुनाई जा सकती हैं। तो जी बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, जब ये इसका शेर बहादुर गवाही देने के लिए कोर्ट में आया था, राम कृपाल के साले का लड़का, तब इसने उसको धमकी दिया था राम कृपाल ने कि तुमको, तुम्हारी पत्नी को, बच्चों को जान से मार दूंगा और अपनी पत्नी और बच्चों को भी जान से मार दूंगा। और जेल से भी जो मुलजिम छूटते थे उनके माध्यम से अपने घर में भी धमकी इसने भिजवाई कि सबको जब जेल से छूटूंगा जान से मार दूंगा। इस बात का शपथ पत्र इसकी पत्नी ने, इनकी 2 बेटियों ने और शेर बहादुर ने अदालत में दिया है। देखिए, अपराध करने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं, ये साबित करता है कि एक अपराध उससे हो जाता है जघन्यतम अपराध, उसके बाद भी दूसरे अपराध को करने के लिए वो एलानिया धमकी भी देता है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हम फिर से जानना चाहेंगे ज़रा सा उस मुलजिम के हालातों को बताइए, जो मुलजिम था जिसको इतनी बड़ी सज़ा सुनाई जाती है, और उसके बाद का उसका रिएक्शन क्या था? क्या लगता था उसे? पछतावा है अपने किए पर, या लगता है कि वो ऐसी सज़ा काटने के लिए भी तैयार बैठा है? वो जिस दिन गिल्टी होल्ड किया गया उस दिन भी उसको कोई पछतावा नहीं था, और जब कल कोर्ट का वर्डिक्ट आया और उसको मृत्युदंड की सज़ा दी गई तो भी उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का पश्चाताप का भाव नहीं था। और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे, उनको भी वो बड़ी क्रूर दृष्टि से देख रहा था। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतीत, क्या मैं ये कहूँगा कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर था, उसको अच्छी सज़ा मिली, इसी के पात्र था वो, और उसको बिल्कुल भी कतई पछतावा नहीं था अपने कृत्य का। देखिए, उसको पछतावा नहीं था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक अभियुक्त जिसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती हो तब भी उसे पछतावा जैसा उसके अंदर नहीं दिखाई देता है। एक इसका अहम पहलू ये भी निकल करके आया, एक गरीबी कहते हैं, अशिक्षा कहते हैं, और सीतापुर पहले से ही जाना जाता है गरीबी के लिए। यहाँ पर इस मामले का एक अहम पहलू ये है कि इसके जो बच्चे होते हैं, एक बच्चा जिसके साथ ये अपराध होता है वो उस दिन स्कूल इसलिए नहीं जा पाती है कि उसके पैरों में चप्पल नहीं होती है। ऐसा कुछ मामला निकल के आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो इत्तेफाक से वो 1 आध दिन पहले टूट गई होगी तो चप्पल खरीद के नहीं आ पाई। इतना आर्थिक रूप से विपन्न नहीं था, बहुत आर्थिक विपन्न नहीं था। हो सकता है कि चप्पल किसी वजह से टूट गई हो तो स्कूल नहीं गई थी, कि गई स्कूल चप्पल अभाव में ही नहीं, बस उसी। ऐसा लगा, आपको लगा था? जी, आपको लगा था? जो उसका शुरुआती दौर में आपने तो इस मामले को देखा था, एक पहलू ये निकल करके आ रहा था कि वो बच्ची, इसके कितने बच्चे थे पहले ये बताइए? इसके जो राम कृपाल के कुल मिला के 5 बच्चे थे। ये जो बच्ची थी इसके बारे में ये बताया जा रहा था इसलिए नहीं जा पाई कि स्कूल की उसके पास चप्पल नहीं थी, चप्पल टूट गई थी। नहीं, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, उसकी चप्पल नहीं थी। ये एक कोई इसके विशेष कारण नहीं था, एक सामान्य स्तर पर उसकी चप्पल टूट गई, बस सही है, और इस वजह से स्कूल नहीं गई वो। और उसकी जो पत्नी थी वो बाहर गई हुई थी, बाज़ार वगैरह चली गई थी दूसरे कार्य से। तो इस मौके का उसने सिर्फ लाभ उठाया, जो परिस्थितियाँ बनी इसका लाभ उठाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी गरीबी की वजह से, ऐसा कोई नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर एक बात निकल करके ये आ रही थी कि ये बच्ची उस दिन इसलिए नहीं जा पाई थी चूँकि इसकी चप्पल टूट गई थी, और इसे नहीं पता था इसका अपना पिता उसके साथ इतनी दरिंदगी कर देगा, और उसने दरिंदगी की। लेकिन हम फिर बार बार कह रहे हैं कि उस दरिंदगी की सज़ा इतनी जल्दी अदालत से आई है, इसका कड़ा संदेश सीतापुर से जाएगा।
इस पूरे मामले का पूरी घटनाक्रम कोई बता सकता है इसमें से, जो कि आप तो जानते होंगे? घटनाक्रम जी सब बता सकता हूँ। जी। स्कूल से जब बच्चे लौट के आए तो घर में रामकृपाल और छोटी बेटी रह गई थी। पड़ोस की महिला सुनीता इसके घर में आई थी, जो इस घर में छत नहीं थी, वो छत पे अपना कुछ दाल वगैरह सुखाने के लिए इन्हीं के छत पे डालने गई थी। उस समय रामकृपाल और ये बच्ची जिसकी हत्या की है, दोनों लोग घर पे मौजूद थे। उसके बाद में वो अपना सुखा के चली गई। फिर इसकी बच्चियाँ और 2 बच्चियाँ और बेटा स्कूल से लौट के आते हैं तो पूछते हैं कि मृतका बच्ची कहाँ है, तो कहता है ये कहीं खेल रही होगी। उसके बाद में शाम को बड़ी बेटी और माँ बिस्वा से दवा लेके वापस आते हैं। तब वो पूछते हैं कि बेटी कहाँ है, तो बताया कहीं यहीं कहीं खेल रही होगी। तो वो लोग सभी लोग ढूंढने लगते हैं। ये आराम से सो रहा होता है घर में, बाहर से खाना आता है, ये खाना खाता है फिर सो जाता है। वो लोग बच्चियों को ढूंढते रहते हैं। बाद में फिर पुलिस को 100 नंबर डायल किया जाता है। पुलिस आती है, तब ये गांव के ही एक अन्य व्यक्ति के साथ थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाता है और लिखाता है कि 3 बजे के करीब मेरी बेटी कहीं चली गई है, बहुत ढूंढा नहीं मिल रही है। ये सारा घटनाक्रम पहले दिन होता है। देखिए, ये घटनाक्रम जो बता रहे थे। एक आखिरी सवाल आपसे, फांसी के बाद अब लोग जानना चाहते हैं जी, फांसी हो गई, अब अभियुक्त को बचने के लिए क्या चांस होते हैं? फांसी के बाद क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? अब वो जो है इस कोर्ट, ये जो कल फैसला आया इसके अगेंस्ट या अपील में जा सकता है कोर्ट में। वहाँ पर अगर इसकी अपील एडमिट हो जाती है तो फिर पुनः, क्योंकि अपील इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ एविडेंस, तो अगर वहाँ पर इसकी अपील एडमिट हो जाएगी तो फिर से उसको सुनवाई का मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से तो इसको फांसी हो ही गई। इसकी संभावना ये है कि फांसी होगी, इसको फांसी होगी। भविष्य में इसको फांसी होगी, इतने यहाँ पे हम लोगों ने इसको तैयार करके मुकदमा भेजा है। फांसी होगी, 100% फांसी होगी। सारे साक्ष्य उसके खिलाफ हैं। सारे साक्षियों ने समर्थन किया है घटना का, इसलिए फांसी निश्चित है। आपका क्या मतलब? बिल्कुल, ये पूरी तरह फिट केस है फांसी के लिए और अंतिम फैसला अब इसका फांसी का ही होगा। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल फांसी इसकी तय है। हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, 100% फांसी हो चुकी। सारी रिपोर्ट, सारी गवाहियाँ बिल्कुल फेवरेबल हैं, कहीं से उसमें गुंजाइश नहीं है किसी छूट। जो भी माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो भी ऑर्डर किया, बहुत सोच समझ के सारे तथ्यों को उजागर करके किया है। कोई बिल्कुल कहीं से गुंजाइश नहीं है उसमें कि ये वहाँ से उसको कोई रिलीफ मिलने वाली है। उच्च न्यायालय या माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहीं से उसको रिलीफ मिलने वाली नहीं है। देखिए, सरकारी अधिवक्ताओं का ये मानना है कि जो फांसी की सज़ा यहाँ से अपर जिला सत्र न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने सुनाई है, यही आगे चलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रहने वाली है। फिलहाल इस पर सबकी नज़र रहेगी। अगर उसे फांसी की सज़ा दी जाती है तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में नायाब मामला होगा और फिर एक बार कहेंगे उनके लिए सबक होगा जो ऐसा अपराध करते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।